हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंदुरकर। तो हम आज एमपीपीएससी मेंस पेपर सेकंड बी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं अभी आपसे हेल्थ एंड सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपसे प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था, ओके, फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आज भी हम इन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको RNTCP कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको 1993 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था, ओके। लेकिन इसके बाद इस प्रोग्राम को 1997 में पूरी ही कंट्रीज में, ओके, ऑल ओवर द नेशन, इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया था। तो पहले इसको लॉन्च किया किसकी तरह, एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और उसके बाद इसको 1997 में पूरे नेशन में इसको लॉन्च कर दिया गया, और 2066 तक पूरी ही इंडिया में ये पूरी तरीके से कवरेज हो चुका था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। पर इसके पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है 1962 में, और इस प्रोग्राम का तब नाम था नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। क्या नाम था? नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। आप ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम नहीं था, ओके। और इसका मेन पर्पस क्या था इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए? तो उसका मेन एम आप देख सकते हैं, टू डिटेक्ट केसेस अर्लीस्ट एंड ट्रीट देम, ओके। तो ट्यूबरकुलोसिस को जितनी जल्दी केसेस को पहचाना जा सके, उन्हें डिटेक्ट किया जाए, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें ट्रीट किया जाए। और जब रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, तब अगर आपको याद है एड्स भी बकायदा आते थे टीवी पे डॉट्स के, ओके, और कहा जाता था टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, ओके, टीबी का इलाज संभव है। और डॉट्स का बकायदा उसमें एडवर्टाइजमेंट किया जाता था कि एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जो आपको पर्टिकुलरली आपको एक टाइम पीरियड के लिए 6 मंथ के लिए लेना है, उसके बाद टीबी से जो है आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा, ओके। अब 2020 यानी 2020 की स्टार्टिंग में जब बजट लॉन्च हुआ था, जब बजट आया ही था, ओके, तो अगर आपको याद है, अगर आपने बजट देखा हो, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा था, क्या कहा था? अगर आपको याद है, थोड़ा भी अगर आपको याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा था टीबी हारेगा देश जीतेगा। मैंने ये देखा था काफी बार, ये लाइन जो टैग लाइन है, ये काफी बार जो है वो हाईलाइट की जा रही थी, और टारगेट रखा गया था 2025 का, ओके। तो आप टारगेट भी मत भूलिएगा कि टारगेट क्या रखा गया, आप टारगेट भी याद रखेंगे कि 2025 का टारगेट क्या रखा गया। हमारे पास टारगेट है 2025 का कि टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025, और ग्लोबल टारगेट है 2030 का, ओके। ग्लोबल टारगेट क्या है? 2030 का, लेकिन 5 ईयर अहेड, यानी उसके 5 साल पहले ही हमें ये टारगेट अचीव करना है। और अब इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ओके, RNTCP। और अब क्या नाम है इसका? NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके लिए एक पोर्टल भी है, जिसके थ्रू, वेब बेस्ड पोर्टल, जिसके थ्रू टीबी के जितनी भी पेशेंट्स हैं, जितनी भी रिपोर्टिंग्स आती है, उनको रिपोर्ट किया जाता है, और एक डेटा को मेंटेन करके रखा जाता है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है, ये लॉन्च हुआ था विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाको, ओके। इसको बकायदा आप नाको नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाको के नाम से जानते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। तो डेट याद रखना जरूरी है। 4 फेजेस में इनको लॉन्च किया गया था। पहला फेज 1992 है, दूसरा फेज 1999 है, तीसरा फेज 2007 है, और जो 4th फेज है वो 2012 का फेज है। तो इनको 4 फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया था। 1992 में जो फेज है NACP 1 वाला फेज, यानी फर्स्ट वाला फेज, इसमें टारगेट रखा गया था स्लोइंग डाउन द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन सो एज टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एड्स इन द कंट्री में किसी भी तरीके से, ओके, इसका ऑब्जेक्टिव था कि HIV इन्फेक्शन की जो मोर्टालिटी रेट है, मोर्बिडिटी रेट है, उनको कम करना, कम से कम, जितना कम किया जा सके। NACP सेकंड जो था, ये नवंबर 1999 में लॉन्च हुआ, ओके। और इसका मेन एम था
पहला एम वही था, रिड्यूस मोर्टालिटी, इसके स्प्रेड को किसी भी तरीके से इन्फेक्शन के जो स्प्रेड है उसको कम करना, उसकी पेस को कम करना, और दूसरा इंडिया की कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि वो ऐसे ही ड्रेडफुल डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्ड कर सके। रिसर्च वर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन की रिसर्च की जाए, ट्रीटमेंट की रिसर्च की जाए। आप सभी को पता होगा कि एड्स की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक, ओके, पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो भी हो सके इंडिया की कैपेसिटी को और इंक्रीज करना। इसके बाद आप देख सकते हैं 2007 में लॉन्च हुआ जिसका NACP थर्ड, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था हॉटिंग एंड रिवर्सिंग द एपिडेमिक ओवर इट्स 5-year पीरियड, मतलब इसको हॉट करना, इसको सीज करना, रोकना किसी भी तरीके से, और रिवर्स करना इस एपिडेमिक को। 2012 का भी एम गोल यही था कि हॉट करना, रिवर्स करना, बट जितने भी प्रिवेंटिव या फिर और दूसरे प्रिवेंशन एंड केयर कंट्रोल प्रोग्राम्स है, सपोर्ट प्रोग्राम्स है, ओके, इन प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करते हुए इसके साथ इसकी जो पेस है उसको हॉट करना, इसकी पेस को रिवर्स करना ओवर नेक्स्ट 5 years के लिए। ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस न्यू इन्फेक्शन बाय 50%। NACP थर्ड को बेसलाइन रखा गया, और अगर NACP थर्ड में 70% HIV के केसेस है तो उसको 35% करना, क्योंकि 50% उसका 35% हो जाएगा। ओके, प्रोवाइड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू ऑल लिविंग विद HIV एड्स एंड ट्रीटमेंट सर्विस फॉर ऑल दोज हु नीड्स इट। ओके, अगर हम इसके इनिशिएटिव्स देखें तो इनिशिएटिव्स में था, अगर आपको पता है तो HIV इन्फेक्शन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हम STD भी कहते हैं। ओके, अब ऐसी डिजीज क्या होती है, जनरली पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती है। अगर मदर, ओके, अगर मदर इन्फेक्टेड है, शी इज हैविंग HIV इन्फेक्शन, ओके, तो ये बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएगी, पर बच्चों में ये ट्रांसफर ना हो इसके लिए मल्टी ड्रग रेजिमेन लाया गया एक। ओके, इस रेजिमेन के तहत क्या किया गया, इस रेजिमेन के तहत किया गया कि जो भी ये डिजीज है, इस डिजीज के बच्चों में ये डिजीज ट्रांसफर ना हो पाए, और इसका नाम आप ध्यान रखिएगा PPTCT, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ओके, इसको कंट्रोल किया जा सके किसी भी तरीके से। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मेट्रो ब्लड बैंक्स एंड प्लाज्मा फ्रैक्शन सेंटर्स, क्योंकि इसमें ब्लड बैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है, प्लाज्मा टेस्टिंग की जाती है, तो इनको थ्रू आउट द इंडिया इसको स्टैब्लिश करना। डिमांड प्रमोशन स्ट्रेटेजी स्पेशली यूजिंग मीडिया, एग्जाम्पल जैसे नेशनल फोक मीडिया कैंपेन, ऐसे फोक मीडिया कैंपेन लोगों को अवेयर किया जा सके। ओके, रेड रिबन एक्सप्रेस है, बसेस को चलाया गया, ओके, और इसको कवर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, इसको कवर किया गया। आप सभी को प्रीलिम्स कैप्सूल आप लोगों के लिए आपको याद रखना जरूरी है कि जो वर्ल्ड एड्स डे है ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसकी स्ट्रेटजी भी सेंट्रली बनाई जाती है, और इसका जो प्लान का जो प्रोग्राम का फॉर्मुलेशन है वो भी सेंट्रली किया जाता है, पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट्स और यूटीज के थ्रू किया जाता है। मतलब इसका स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से होगा, ये सब कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, यूटीज के थ्रू। और ये प्रोग्राम जो है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO भी इसको सपोर्ट करता है इस प्रोग्राम को। अब इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में लॉन्च किया था। ओके, काफी पुरानी डिजीज है। इस डिजीज के बारे में लेप्रोसी यानी जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, सुश्रुत संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। ओके, तो काफी पुरानी डिजीज है जिसके लिए प्रोग्राम देखिए अब कब लॉन्च हो रहा है 1955 में, और इसके लिए ये प्रोग्राम को और अच्छे से और लॉन्च किया गया 1982 में जब मल्टी ड्रग थेरेपी वाइड यूज इसका चालू हुआ। और इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम आया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसको 1983 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इन 2005 ड्यू टू डिक्लाइनिंग इन नंबर ऑफ लेप्रोसी केसेस, काफी डिक्लाइन हो चुके थे लेप्रोसी केसेस के, तो गोल ऑफ NLP क्या रखा गया, वाज डिक्लेयर्ड एज एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एट द नेशनल लेवल। ओके, 2005 में डिक्लेयर कर दिया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव है अर्ली डिटेक्शन थ्रू एक्टिव सर्वेलेंस बाय ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर। ओके, जितने भी ट्रेन हेल्थ वर्कर हैं उनके थ्रू इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका अर्ली डिटेक्शन करके इसको पूरी तरीके से रेडिकेट करना, मल्टी ड्रग थेरेपी देना, लोगों को ट्रीट करना, ओके, गांव गांव शहर शहर जाके। और इसके अलावा इंटेंसिफाइड हेल्थ
एजुकेशन इसके लिए दिया जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स इसके लिए चलाए जाए। ओके, और लोगों का जो एक इस बीमारी को लेकर जो आउटलुक बना हुआ है वो किसी भी तरीके से बदला जाए। एप्रोप्रिएट मेडिकल रिहेबिलिटेशन एंड लेप्रोसी अल्सर केयर सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड की जाए, ये इसके मेन एम है। इसके बाद हमारे पास एम है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, लॉन्च हुआ 1955 में, इसका माइलस्टोन है, सॉरी, ओके 1983 में दूसरा माइलस्टोन था। नेशनल लेप्रोसी एरिडिकेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया, ओके 1983 में ही, ये 82 में हुआ था, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी इन फेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2005 में एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एट नेशनल लेवल, और 2012 में स्पेशल एक्शन प्लान फॉर 209 हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स इन 16 स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, अब आपके लिए प्रीलिम्स कैप्सूल जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी का जो लास्ट संडे आता है, याद रखिएगा, जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी, इसको हैंसेंस डिजीज भी कहा जाता है। पर इंडिया में इस दिन ये सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। इंडिया में किया जाता है इसको सेलिब्रेट 30 जनवरी, यानी जनवरी की लास्ट डेट को। क्यों किया जाता है? टू कमेमोरेट डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु वाज असैसिनेटेड ऑन दिस डे इन 1948। उसको बकायदा एक फ्रेंच कोई फिजिस्ट है जिन्होंने सजेस्ट किया था कि इसको महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाए। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट IDSP, अब आप ही देख ही सकते हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीजेस को, एक डिजीज यहाँ पर नहीं, काफी सारे डिजीजेस को जो एंडेमिक डिजीजेस हैं उनको सर्विलेंस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 2004 में। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ओके, अभी काफी काम में आ रहा है। क्यों काम में आ रहा है मैं आपको बताऊंगी, IDSP का क्या इंपॉर्टेंस है। मेन एम था टू स्ट्रेंथन, मेंटेन, डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी बेस्ड IT enabled disease surveillance system for epidemic prone disease to monitor diseases, train and to detect and respond to outbreak in early rising phase to trained rapid response team। तो जो भी रैपिड रिस्पॉन्स टीम होती है, अभी आपको लग रहा होगा कोरोना केसेस में है ही सब हमारे पास ये टीम, जिसके थ्रू कोई भी एपिडेमिक अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उसको बकायदा ट्रैक करना, मॉनिटर रखना। इट कंटिन्यूड एज द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की तरह इसको 12 5 ईयर प्लान में इसको कंटिन्यू रखा गया और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको लाया गया। देन अचीवमेंट है इसका, अभी तक 90% जो डेटा है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, इसी के थ्रू उसको रिपोर्ट किया जाता है, वीकली सर्विलेंस डेटा थ्रू पोर्टल, ओके, पोर्टल के थ्रू इसको रिपोर्ट किया जाता है। और अभी जो रिसेंटली द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम हैज बीन एक्टिवेटेड एज अ रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, कोविड-19 पैंडेमिक में IDSP का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है, क्योंकि जितनी भी केसेस है, जितनी भी जो भी रिपोर्टिंग है वो इसकी ही पोर्टल के थ्रू की जा रही है। अब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज, ओके, तो वेक्टर्स यानी ऐसी डिजीजेस जो वेक्टर के थ्रू होती है, जैसे मलेरिया, अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू होती है। ओके, तो ऐसी और भी डिजीजेस, ऐसी 5 डिजीजेस जो इसके थ्रू कवर की गई। तो 2003-4 में इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इसके अंदर 3 प्रोग्राम, एंटी मलेरियल प्रोग्राम, काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को रखा गया था। और बाद में जापानीज एंसेफ्लाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम और डेंगू एंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। इन प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से एक प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर दिया गया है, दैट इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, अब आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन आंसर टाइम। तो 3 मार्कर्स में आप आंसर दीजिए, जिसको आपको 1 सेंटेंस में ही आंसर करना है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड लेप्रोसी डे इन इंडिया, और आपको वो डिजीजेस के नाम बताने हैं जो कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। 6 मार्कर के अंदर आपको बताना है राइट अबाउट द रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, तो आप ये मेरी टेलीग्राम लिंक पर जो बकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस पर आंसर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे पर्सनली इसको भेज सकते हैं, मैं आंसर्स करूँ, मैं बकायदा आपके क्वेश्चंस जो आपने आंसर्स दिए उनको चेक करके मैं बताऊंगी आपने आंसर्स कैसे लिखे हैं। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।